सचिन सचिन सरोहा, आपका डाउट है पहला तो जो मुझे भी दिख रहा है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन, अब देखो वुड के साथ गो बैक है ना, तो आगे भी वुड वहां पे एज्यूम्ड है, एंड देन वुड नॉट रिटर्न होना चाहिए था, यहां पे डू हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, ये होगा, क्योंकि आप वहां पे डू नॉट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दियो। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा वहां पे, कि जो अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाएगा और अपोलोजाइज भी नहीं करेगा, है ना। तो पास्ट में जब आप फ्यूचर कंसिडर करते हो ना तो विल का वुड होता है। आई कीप माई कूल, सचिन सरोहा फिर से, I never lose my temper even when provoked. Even when provoked. आप सुनो यहां ध्यान से, आपने पूछा provoked V2 फॉर्म सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में क्यों, इसका ध्यान देखो क्या है। I keep my cool and never lose my temper even when, इसके बाद पैसिव वॉइस बन रहा है, जानते हो क्या है, even when I am provoked, ठीक है। वहां पे जो I am है ना वो छुपा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो आप यूज कर रहे हो वहां पे एज्यूम्ड है कि जो वर्ब लगा रहे हो पैसिव वॉइस में आ रहा है, वही सेम आपका नेक्स्ट भी है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। आपने पूछा है कि हाँ अनाउंस्ड, अब देखो क्या अनाउंस्ड क्या है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड होना चाहिए, है ना। तो वहां पर भी वही पार्टिसिपल का ही फॉर्म में आ रहा है। इवन व्हेन प्रोवोक्ड, वो भी पार्टिसिपल है, ये भी है, और अगर वो पार्टिसिपल हटाना चाहोगे ना तो आपको पैसिव वॉइस लगाना पड़ेगा। इवन व्हेन आई एम प्रोवोक्ड या इवन व्हेन द टैक्सेशन रेट्स दैट हैव बीन इम्पोज्ड, ऐसे होगा, है ना। एनवी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना सुमन। एनवी का मतलब होता है जेलसी, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन जानते हो डिफरेंस क्या है। When you say neighbors envy owner's pride, एडवर्टीजमेंट देखे हो ना, ओनिडा का है, यानी कि नेबर्स को जलन होती है और ओनर्स को खुशी होती है। मतलब जिसके पास नहीं होता है ना वो एनवी करता है, ठीक है, जिनके पास नहीं होता है वो एनवी करता है। अब आओ दूसरा, जेलसी में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, green-eyed monster strikes a woman when she sees her husband talking to another woman। और उसमें ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मीनिंग पूछा था तो बड़े आराम से समझ में आ गया, ये तो जलन की बात हो रही है। जब कोई एक औरत अपने हस्बैंड को देखती किसी और औरत से बात करते हुए तो उसे जलन होती है, लेकिन जब उसके दो ऑप्शंस देखे तो कंफ्यूज कर गए कि वहां जेलसी भी था, वहां एनवी भी था। मैंने क्या कहा कि नेबर्स एनवी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है। उस औरत को जेलसी क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे डर है कहीं खो ना बैठे। यानी आपको जेलसी तब होता है जब आपकी फास्ट फ्रेंड, आपकी वाइफ किसी और से बात कर रही हो तो खोने का डर के कारण जो जलन होती है ना वो जेलसी होता है। और जो आपके पास नहीं है उसके लिए चलते हो तो एनवी करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टू एंगल मीन्स मतलब पूरा कंप्लीट दिखाओगे तब ना बेटा, आप कहां से उठाए हो वो दिखाना पड़ेगा ना। विनीत कुमार मैम, आपने विनीत का हट गया, जरा विनीत का दिखाइए। जो टेलीग्राम पे मैं फोटो भेजती हूँ ना सुमन, वोकैबुलरी जो करा रही हूँ बस मैं वही शीट आपको भेजती हूँ, कि जो शीट मैं आपको दे रही हूँ उसी पर मैं आपको वोकैब सिखा रही हूँ। उसमें कई बैचेस शामिल है, इसलिए जो मैं शीट्स भेजते जाऊं ना आप उसको चाहो तो प्रिंट आउट करके निकाल के रखते जाओ, वो अलग अलग चैप्टर्स के होते हैं, ठीक है। इसका एक किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो हट गया।
हाँ, लास्ट में जो ही इज गॉन बताया था, गॉन एडजेक्टिव है, ये आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? देखो, गॉन या तो एडजेक्टिव होगा या तो वर्ब होगा, क्योंकि पता ना इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सुनो, जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है तभी पैसिव वॉइस बन सकता है, पता ही है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही उठा के पैसिव वॉइस में लगाते हैं आगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हो? वर्ब के बाद दो क्वेश्चन उठता है, क्या और किसको, है ना? लेकिन गॉन के बाद अगर मैं कहूं आई गो, तो क्या आप पूछोगे क्या और किसको? नहीं पूछोगे ना। अगर आप नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है गो का पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। अब वो पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो रिमेंबर करना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, इसलिए वहां पे जो गॉन है ना वो एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो आपने जो टू एंगल कहा है ना, वो टू एंगल नहीं होना चाहिए, एंगल फॉर होना चाहिए। एंगल फॉर इज प्लान या स्कीम करना। जैसे कहते हैं ना, मछली को पकड़ने के लिए एक एंगल के साथ आपको कांटा फेंकना पड़ता है ताकि मछली पकड़े जाए, है ना? इसका मतलब होता है कि वैसे ही स्कीम करना, प्लान करना कोई चीज पूरा करने के लिए, और उसका सिनोनिम में आता है टू फिश फॉर। इसलिए टू एंगल तो आप गलत कंफ्यूज कर रहे हो। रीजन और कॉज में डिफरेंस मैम, सी रीजन एंड कॉज में ये डिफरेंस है कि कॉज कारक है। कारक मतलब अगर मैं ये कहूं कि उसकी उत्पन्न किस चीज से हो रही है, ठीक है ना, तो वो उसका कॉज है। अगर मैं ये कहूं कि आज मैं लेट हूं, उसका रीजन ये है, तो इसका मतलब हो गया मैं कारण बता रही हूं। और कहां से उत्पत्ति हुई है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली? द कॉज ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली आर द इंडस्ट्रीज। ये क्या है ना, वो आपको स्रोत बताता है, कारक बताता है। रीजन कारण बताता है। क्या आप कहा? कॉज कारक बताता है, कहां से, क्यों, कहां से उत्पन्न हुआ है, एंड रीजन कारण बताता है। अब ये मैं कह रही हूं कि मैं लेट हुई क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं थी, तो वो कारक थोड़ी है, वो एक कारण है। और मैंने कहा कि पोल्यूशन का कॉज क्या है, तो पूछोगे कॉज मतलब स्रोत, कॉज मतलब आप स्रोत पता लगा रहे हो कहां से आया है। ठीक है, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। टू एंगल का मतलब टू फिश हुआ, इसका मतलब वही हुआ टू स्कीम करना, प्लान करना, कोई चीज पूर्ति। जैसे मैंने कहा ना कि जो फिश का कांटा होता है, देखोगे एक एंगल के साथ फेंका जाता है, ऐसे रखते हो ऐसे जाता है ना, टू एंगल हुआ टू फिश, यानी कि कोई प्लान या स्कीम करना। पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल को कैसे रिप्लेस करते हैं? मतलब देखो, पार्टिसिपल को पैसिव वॉइस, इनफैक्ट देखो क्या है ना, जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो विशेषता बताता है। मैंने जैसे आपका था ही वॉज प्रोवोक्ड, व्हेन प्रोवोक्ड, यानी कि प्रोवोक्ड मतलब कि उकसाया हुआ होता है। जब मैं उकसा मतलब यानी कि गुस्से में होती, व्हेन आई एम प्रोवोक्ड, तो यानी व्हेन प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड उसकी विशेषता बता रहा है, उस समय की उसकी अवस्था बता रहा है। ही इज गॉन मतलब नहीं है यहाँ पे, वो उसकी अवस्था बता रहा है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जब आप पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ, फिर एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट के साथ, वो पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। सुनो, मैंने आपको वर्ब सिखाया और एक तरह का डिवीजन को मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्या एक्सप्लेन किया था आपको? कि भाई देखो, वर्ब को हम डिवाइड कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। मैंने कहा मेन वर्ब रट्टा मारते रहो, बाद में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, पहला टाइप से हम डिवाइड किए पहले हेल्पिंग वर्ब को, कैसे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में और मॉडल्स में।
कहा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में डू, बी और हैव आता है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। तो उसको मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया। फिर मैंने कहा कि जो मॉडल्स है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम कभी करता ही नहीं। उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा, और जो मेन वर्ब या जो भी मॉडल के बाद आएगा वो किस फॉर्म में होगा? बेस फॉर्म में होगा, है ना? क्लियर? डू, बी और हैव को मैंने डिटेल में समझा दिया। तो ऐसे खाली एक ही तरह से वर्ब का डिवीजन थोड़ी होता है, वर्ब और तरीके से डिवाइड हो सकता है। आइए फिर से मैं वर्ब को डिवाइड करके दिखाऊं आपको कि वर्ब को हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में। फाइनाइट वर्ब समझने के लिए पहले दो एग्जांपल लिखो। नॉन फाइनाइट के लिए भी लिखो। पहले ये 3 सेंटेंसेस उतारो इधर और उधर के 2 सेंटेंसेस, तब मैं समझाती हूं। उतार लिया? अब सुनो, वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट है ना, तो एक्सरसाइज सब्जेक्ट हो गया। एक्सरसाइज नाउन और वर्ब दोनों होता है। यहाँ पे इसके पहले आया है तो नाउन है, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ में। अब आइए वर्ब में, जरा फाइनाइट वर्ब देखो क्या है। हमने कहा ही कम्स हियर। चलो इसको अगर मैं पास्ट टेंस में बोलूं तो कहूंगी ही केम हियर। अब अगर मैं कहूं प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है मुझे तो ही हैज कम। अभी आप टेंस पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने कम्स लगाया, ही कम्स। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट ही को चेंज कर दूं, आई कर दूं तो आई कम हो जाएगा। यानी पर्सन चेंज किया तो कम्स का कम हो गया, और अगर टेंस चेंज किया तो गो का वेंट हो गया। इसका मतलब है कि जो वर्ब पर्सन पर निर्भर करता है, टेंस पर निर्भर करता है, वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड टेंस। पर्सन चेंज हुआ तो मैंने ही कम्स को आई कम में बना दिया, टेंस चेंज हुआ तो V1 को V2 में बना दिया, है ना? वही है फाइनाइट वर्ब। इसलिए फाइनाइट वर्ब का लिखना का डेफिनेशन, जो वर्ब पर्सन एवं टेंस के अनुसार परिवर्तित होता है। द वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन and tense। ठीक है? नेक्स्ट आओ नॉन फाइनाइट। अब आओ नॉन फाइनाइट क्या है, देखो जरा ध्यान से। मैं अगर कहूं कि मैं पेड़ काटने से बचती हूं, प्रेजेंट टेंस, आई अवॉइड कटिंग ट्रीज, तो ये फाइनाइट वर्ब है, आई के साथ अवॉइड है। ही लगा दूं तो कहोगी ही अवॉइड्स कटिंग ट्री। मैं अवॉइड करती थी, पास्ट टेंस,
तो आई अवॉइडेड कटिंग ट्रीज। भाई ये तो अवॉइड्स हुआ, तो कटिंग ट्री को क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? कटिंग को ही कटिंग में क्यों रख रहे हैं? अब देखो, मैं पढ़ना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। पढ़ना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू स्टडी। वो पढ़ना चाहता है तो ही वॉन्ट्स, आई वॉन्ट। पर्सन के अकॉर्डिंग तो चेंज हो रहा है ये फाइनाइट वर्ब, लेकिन टू स्टडी को मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं। आई वॉन्ट टू स्टडी, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, आई वॉन्टेड टू स्टडी। टू स्टडी को तो टू स्टडी में छोड़ रही हूं। अब आ जाओ, वी फाउंड क्या? द बॉय मिसिंग। हम पाते हैं, वी फाइंड द बॉय मिसिंग। वो लड़का पाया, ही पाया तो ही फाउंड, वो पाता है तो ही फाइंड्स। यानी पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ, लेकिन मिसिंग को तो मिसिंग में ही छोड़ा, हालांकि वर्ब है। इसी को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वो वर्ब जिसको कोई मतलब नहीं है पर्सन और टेंस से, वो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेगा, और इसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, सॉरी, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। क्यों? देखो, आई अवॉइड क्या जवाब है? कटिंग ट्रीज। हालांकि अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझा नहीं पाएंगे क्योंकि इसको हम वर्ब एडवांस में करेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है कि जो कटिंग है वो कोई किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, वो एक्शन को बता रहा है, कटिंग करने को। ठीक है, तो कटिंग जो यहाँ ये है, ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट कह दिया। हालांकि आप पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट तो है, यानी नाउन तो है, लेकिन वर्ब की क्वालिटी को रिटेन करके रखा हुआ, बाद में दिखाएंगे आपको। शी वॉन्ट्स क्या? टू स्टडी। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है। एंड वी फाउंड द बॉय क्या? गुड। तो गुड का मतलब एडजेक्टिव हुआ। वी फाउंड द बॉय गुड। वी फाउंड द बॉय मिसिंग। गुड की जगह पे मिसिंग आ रहा है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जिनमें हम लगाते हैं इन तीन को। कौन कौन है? जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। और इसकी विशेषता क्या है? ये पर्सन या टेंस के अनुसार इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है, यानी कि जो पर्सन और टेंस पर निर्भर नहीं करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब लिखिए, वो वर्ब्स जो पर्सन एवं टेंस के अनुसार परिवर्तित नहीं करता। द वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज according to person and tense। ठीक है, सो वी आर डन विथ फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब अभी तो फिलहाल हम जो वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हैं ना, वो हम इसके लिए याद कर रहे हैं। और ये क्या है? वर्ब ही तो है। काम तो वर्ब का नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है। यहाँ पे मेन काम दिख रहा है, यहाँ पे मेन काम दिख रहा है, तो कहोगे काम तो कुछ यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन मैं पेड़ काटने से बचती हूं। बचना इज मेन काम हियर, है ना। इसीलिए ये जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट पे या टेंस पर निर्भर नहीं करता। अब आओ, क्या समझाया आपको? फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करता है, जो हम टेंस में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब हम वर्ब के एडवांस पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
फिर मैं वर्ब को एक और तरीके से डिवाइड करके दिखा सकती हूं। लिखो, लिख लिया? चलो देखो ध्यान से, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब का डिफरेंस समझ में आ जाएगा जब आपको मैं ये सेंटेंसेस समझाऊंगी। मैंने कहा आई कंप्लीटेड, तो पूछोगे क्या क्या कंप्लीटेड? खाली मैं कहूं आई कंप्लीटेड तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। बोलोगे क्या, क्या मतलब व्हाट, और व्हाट का जवाब क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट क्या? आई कंप्लीटेड द वर्क। आप समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रही थी। अब अगर मैं कहूं द टेररिस्ट किल्ड, तो पूछोगे किसको, किसको यानी होम, किसको का जवाब भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। द टेररिस्ट किल्ड किसको? द जर्नलिस्ट। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो। इसका मतलब है जब तक मैंने ये जर्नलिस्ट और वर्क नहीं लगाया आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रही हूं। दिस मीन्स अगर मैं व्हाट कह रही हूं तो व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तभी तो कहते हैं, जैसे आप हिंदी में अगर लिखोगे ना तो कर्ता इज द सब्जेक्ट, कर्म इज द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इसको कहते हैं कर्म के साथ, इसीलिए इसका नाम होता है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ है। और इनट्रांसिटिव वर्ब का मतलब हो गया कर्म के बिना, यानी अकर्मक क्रिया, यानी इसे कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसको जरूरत पड़ा, आई कंप्लीटेड क्या है ना। और यहां पे इनट्रांसिटिव वर्ब में अगर कहेंगे पंछी उड़ते हैं तो थोड़ी पूछोगे क्या और किसको, राइट? मैंने कहा पंछी उड़ते हैं तो क्या किसको नहीं पूछोगे। मैं कहूं बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे रोते हैं, बेबीज क्राई, तो अब क्या और किसको नहीं पूछोगे। इसका मतलब है जिन वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं होती और उसके बिना भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है वो इनट्रांसिटिव वर्ब है। और सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो ऐसे वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। वो अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं देता जब तक कि ऑब्जेक्ट ना ले तो। इसीलिए ट्रांसिटिव वर्ब का डेफिनेशन लिखिए। ट्रांसिटिव वर्ब का डेफिनेशन, जब वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, व्हेन अ वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ताकि सो दैट वाक्य का अर्थ निकले, सो दैट द सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, so that the sentence makes a complete sense,
तो कॉमा वर्ब ट्रांसिटिव कहलाता है. द वर्ब इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब. लेकिन बट अगर वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी वाक्य में संपूर्ण अर्थ दे रहा है, बट इफ द वर्ब गिव्स अ क्लियर मीनिंग टू द सेंटेंस विदाउट द ऑब्जेक्ट, तो वर्ब intransitive verb कहलाता है. The verb is called intransitive verb. अब आप कहोगे जरूरत क्या है इसकी? फाइनाइट वर्ब की जरूरत है आपको टेंस के लिए, वर्ब याद करने के लिए. नॉन फाइनाइट वर्ब एडवांस में यहां आ जाऊं. ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा. इन ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? पैसिव वॉइस में शुरुआत में आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? आया समझ में? इसलिए लिखो नीचे, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है. वी कैन मेक पैसिव वॉइस ऑफ ओनली द ट्रांसिटिव वर्ब्स. वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ ओनली द ट्रांसिटिव वर्ब्स. ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब फिर से मैं और तरीके से बता सकती हूं कि वर्ब को हम डिवाइड करते हैं. अब आओ नेक्स्ट. लिखिए, ना बेटा सचिन, द न्यू टैक्सेशन रेट्स लगाओगे ना तो वर अनाउंस्ड नहीं लगाना पड़ेगा आपको, दैट वर अनाउंस्ड. अगर आप लगाना चाहते हो बीच में तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, दैट वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट. अब अगर आप दैट नहीं लगाओगे तो वर हटाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो अनाउंस किया गया था. अगर आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहते हो तो लिखना पड़ेगा दैट वर अनाउंस्ड. ठीक है, चलो देखो, वर्ब स्टेटिव और डायनामिक दोनों होता है. देखो स्टेटिव आपको महसूस नहीं हो रहा है कि स्टेट का
एडजेक्टिव फॉर्म स्टेटिव है ना, जो स्टेट बताता है, यानी अवस्था क्या है। मैं आपको जानती हूं, मैं टीचर हूं, इसका मतलब मैं कोई एक्शन का एहसास नहीं करा रही आपको। एक्शन में आपको एक मोशन नजर आना चाहिए। आई रन, आई कुक, आई गो, आई कम, इसमें आपको एक मोशन दिख रहा है। जिसमें आपको एक्शन का एहसास हो वो डायनामिक है, और जिसमें सिर्फ अवस्था का एहसास हो वो स्टेटिव वर्ब है। स्टेट बताने वाला मानसिक अवस्था क्या, आई नो यू। और अगर कहे कि फीलिंग्स कैसी है तो ही लव्स मी। देखो यहां पर नो और लव जो है ये स्टेट बताता है। फिर आप कहोगे कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ध्यान रखना, ये जो स्टेट बताता है ना वो स्थिति बताता है, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्थिति बताता है। कभी भी जो स्टेटिव वर्ब होता है ना वो आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कोई एक्शन तो बता नहीं रहा है, और आईएनजी क्या बताता है, गोइंग ऑन, चल रहा है वो एक्शन। कभी कहोगे मैं आपको जान रही हूं? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि जानने की कोई क्रिया हो रही होती है, नहीं। जानती हूं, नहीं जानती हूं, दैट्स इट। पसंद है, नहीं पसंद है। मैं पसंद कर रही हूं, क्या होगा? ठीक है। मैं प्यार कर रहा हूं, क्या होगा? प्यार है, नहीं है, नहीं है। मैं नफरत कर रहा हूं, ये क्या होगा? ये सब सिर्फ स्टेट है, स्टेट, अवस्था। इसमें आईएनजी नहीं आता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंस का, क्योंकि टेंस में आप पूरा लिस्ट पढ़ोगे कि ये सारे वर्ब से देख लो, इनमें आईएनजी नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्टेट बताता है, ये एक्शन नहीं बताता। लिखो, स्टेटिव वर्ब अवस्था दर्शाते हैं। स्टेटिव वर्ब डिनोट्स स्टेट। स्टेटिव वर्ब अवस्था दर्शाते हैं। स्टेटिव वर्ब डिनोट स्टेट, इसीलिए इनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। सो दे विल नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, दे विल नॉट टेक आईएनजी फॉर्म। जैसे आई एम लविंग इट, गलत वर्ड है, आई लव इट होगा। आई एम लविंग इट क्या होगा? अब कहोगे ये तो बिल्कुल बहुत फेमस लाइन है। होता है, आप अपनी कंपनी बना लो, उसकी टैगलाइन बना लो, जो मर्जी बना लो, इसका मतलब थोड़ी कि इंग्लिश में सही हो गया। इसलिए आई एम लविंग इट वहां पर फील करो। एडवर्टीजमेंट में कैसा आता है, वो जैसे खा रहा है बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे वो फील कर रहा है, उसको बहुत उसको अच्छा लग रहा है, वो उसको है ना प्रोग्रेसिव स्टेट में दिखा दिया है। अदरवाइज लव आईएनजी के फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? आपने पूछा है 2016 का बुक है आपके पास, वॉल्यूम 1। मुझे श्वेता ये बता दो, आपके पास वॉल्यूम 2 है? ये बता दो भले, वॉल्यूम 2 है कि आपके पास? 2016 का वॉल्यूम 1 है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम 2 है? सुमन, श्वेता, अगर वॉल्यूम 2 नहीं है आपके पास तो आपको फिर काम करो ना, आपके पास 2016 का वॉल्यूम 1 है ना, आप वॉल्यूम 2 खरीद लो, फिर आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने बाद में क्या किया ना, वॉल्यूम 1 को अपडेट करने के लिए वॉल्यूम 2 का बहुत सारा कंटेंट उसमें डाल के वॉल्यूम 2 को चेंज कर रही हूं मैं अब। तो अगर आपके पास वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रहेगा ना, तब आपको न्यू वाला वर्जन खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आई लव यू का रिप्लाई आई लव टू कहते हैं, ये गलत है बेटा। आई लव यू टू जो कहते हो ना, ये गलत है। आई लव यू टू का मतलब तो बहुत ही गलत है। मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं भाई, और पता नहीं कितने, है ना, वो तो बिल्कुल ही गलत है। चलो अब आ जाओ, छोटा मोटा चीज बच गया है, कॉग्नेट वर्ब। चलो इसको कर लो। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ये लिखो, देखो 1000 डिटेक्टिंग एरर ऑनलाइन में, देखो बेटा 1000 डिटेक्टिंग एरर का है ना, वो ठीक है, 2016 का वर्जन जो है वो ठीक है, हालांकि उसको इम्प्रूव अब कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है ना, क्योंकि मैं ही फंस जाती हूँ उसमें, तो मैं पूरा कंप्लीट करके निकालती हूँ। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स रोट टू मी होगा, इफ वाले भाग में विल या वुड नहीं आता, ठीक है ना, तो वुड यानी पास्ट टेंस से शुरू कर रहे हो तो राइट को रोट कर दो और वुड हटा दो, क्योंकि दो वुड एक साथ नहीं आते वाक्य में। सचिन, चलो नेक्स्ट आओ, कॉग्नेट वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, ध्यान से सुनना, लास्ट दो वर्ब्स करा रही हूं मैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिंग या सैंग अ सॉन्ग, आपको नहीं लग रहा है सिंग और सॉन्ग एक ही रूट से निकला है? जैसे लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, भरपूर जीवन जियो, लिव और लाइफ महसूस नहीं हो रहा कि एक ही रूट से निकला है? सही है, अगर आप का वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही रूट से उत्पन्न हुआ है ना, तो उस वर्ब को कॉग्नेट वर्ब कहते हैं। ठीक है, लिखो, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम रूट से निकला हो, when verb and object come out of the same root, are formed from the same root, मतलब समझ गए ना, तो कॉमा verb and object are formed from the same root, तो verb को cognate verb कहते हैं। The verb is called cognate verb, the verb is called cognate verb। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट में वही दिखा दो कि लिव और लाइफ वही सेम है, जो एक ही रूट से आया है, जैसे सिंग और सॉन्ग, क्योंकि ये वर्ब और ऑब्जेक्ट कहा है मैंने। ठीक है, अब आओ लिंकिंग वर्ब, जब देखो तो लिंक करना मतलब लिंकिंग हुआ, जोड़ रहा है। कैसे? सोलोमन को बता रहा है कि वाइज था, अगर किंग हटा दूं तो सोलोमन को उसके एडजेक्टिव से जोड़ रहा है, और राम बता रहा है कि किंग ऑफ अयोध्या, यानी ये वर्ब इस सब्जेक्ट को बाकी पूरे भाग से वर्ब को छोड़कर जो होता है उसको सेंटेंस में प्रेडिकेट कहते हैं। से जोड़ने वाला, लिंक करने वाला, बी, बिकम, ये सब जो वर्ब होता है ना, वो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंक करने वाला किसको लिंक करेगा? सब्जेक्ट को। किससे? उसी से संबंधित जो एडजेक्टिव हो या नाउन हो, उससे लिंक करने वाले वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिखो, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उस एडजेक्टिव या नाउन से जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब connects a subject with the adjective or the noun जो उस नाउन का वर्णन करता हो, जो उस सब्जेक्ट का वर्णन करता हो, that describes the subject, जो उस सब्जेक्ट का वर्णन करता हो। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उस नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ता है जो उस नाउन का, जो उस सब्जेक्ट का वर्णन करता हो। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट विद द एडजेक्टिव और नाउन दैट डिस्क्राइब्स इट। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक?
चलो नेक्स्ट आओ, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब भी जानते हैं, फाइनाइट वर्ब भी समझ गए क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब भी जानते हैं, कॉग्नेट वर्ब भी जान रहे हैं। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है मेन वर्ब को रटना। अब आओ नेक्स्ट पोर्शन में कि हम हेल्पिंग वर्ब को अगर नॉट से जोड़े तो ये क्या बनाएगा? अलग अलग छूट जाएगा। आप अलग अलग भी लिख दो। कैसे? इज को और नॉट को अलग अलग लिख दो। इज नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट। लेकिन अगर उसको जोड़ोगे तो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है, और उस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम लोग बेसिकली थोड़ा सा देख चुके थे। मैंने कहा था इज नॉट, इजेंट, वॉज नॉट, वॉजेंट, वर नॉट, वरेंट। ये ध्यान रखना। सिर्फ इसमें 3-4 एक्सेप्शंस है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे विल नॉट का एकदम अलग बनता है, शाल नॉट का एकदम अलग बनता है, कैन नॉट का, लेकिन ध्यान रखना कैन नॉट में नॉट अलग नहीं होता। कुछ लोग अलग अलग लिखते हैं, गलत लिखते हैं। क्यों गलत करते हैं? उनका रीजन ये है कि वो जानते हैं कि कुड और नॉट अलग अलग है, तो कैन और नॉट अलग अलग होगा। कैन नॉट एक साथ लगाते हैं हम, कुडंट। ठीक है। और अगर आप कहोगे मेंट होता है क्या? जानते हो मे और नॉट आपको दिखेगा, है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता है ना। जैसे कि ऑट टू के साथ अगर नॉट लगाओगे तो ऑट नॉट टू एक तो हो गया, लेकिन ऑटेंट टू भी तो होगा, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब है कि जो आपको देखना है ये और ये तीन है जो थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। और एक और देखना है एम नॉट, जो एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। एक एरेंट है जो सिर्फ इन्वर्जन में आएगा। इन्वर्जन का मतलब है कि अगर इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के पहले हो रहा है तब तो सही है, यानी आई एरेंट गोइंग, ये गलत हो जाएगा। सामान्य नहीं, मैंने क्या कहा, आप उसको उठा के आगे लगा दोगे एरेंट आई, ये सही है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले और नॉट लगाओगे एम नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में, तब चलेगा। अगर आप सब्जेक्ट के बाद लगाओगे तो नहीं चलेगा। आप उसी चीज को अगर सब्जेक्ट के पहले लगाओगे तो चलेगा। तभी मैंने लिखा है इन्वर्जन में ही सिर्फ इस्तेमाल होता है क्या, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, नहीं तो एम नॉट को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा आपको। पूछो, कुछ पूछना है तो। आई एम लविंग इट ईटिंग सेंस में यूज हो रहा है। देखो, लव का मतलब ईट थोड़ी होता है बेटा। हैविंग इट बिल्कुल सही है, आई एम हैविंग इट। हैव मैंने कहा था ईटिंग के सेंस में आता है, इसलिए हैविंग चला, लेकिन सिनोनिम कभी भी ईट का लव है नहीं है। देखो, ऑब्जेक्ट इज जस्ट द वर्ड जो लगे कि वो वर्ड सब्जेक्ट जिस पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना बचता है ना भाग, वो सब प्रेडिकेट होता है। ठीक है, वर्ब जिस पर काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बोलो, उतारना ही उतार लो, खत्म करो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ।
देखो मैंने आपको कहा है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब खत्म है पूरा, ठीक है ना, मेन वर्ब अब करना है हमें, और मेन वर्ब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन वर्ब में आप वर्ब्स याद करते रहोगे, रट्टा मार रहे हो अपने आप वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 10 से लेकर 20 तक में। अब मैं आती हूं कुछ ऐसे वर्ब्स में जो वर्ब्स का आप वर्ब का थर्ड फॉर्म जब याद करोगे ना तो आपको दो फॉर्म्स दिखेगा, है ना, दो फॉर्म्स दिखेगा। आप ध्यान रखना कि नेक्स्ट पॉइंट में मैं जो आ रही हूं ऐसे वर्ब्स में आ रही हूं जिसके 2 V3 फॉर्म्स दिखेंगे। ध्यान रखना उसमें से एक फॉर्म वर्ब होगा और दूसरा फॉर्म एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए लिखे नीचे, कई ऐसे वर्ब्स हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके 2 V3 फॉर्म्स दिखेंगे, which have 2 V3 forms. ध्यान रहे, remember that सामान्यतः उनमें से एक वर्ब होता है और एक एडजेक्टिव। Remember that one is verb and the other is adjective। चलो लिखना शुरू करिए।